हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, लाइव आ चुके हैं हम, और आप सभी लोग भी एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। पूनम पूनम जी, अरुण कुमार, गीता जी, ठीक है, एंजल, चलिए, सत्यम पटेल जी, बिल्कुल क्लास होगी आपकी। चलिए तो भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार फटाफट से बता दीजिए तो हम लोग बिना देरी के अपने क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए भाई, सब सही है। चले, क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। चलो, जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आपका यूपी एलटी ग्रेड को टारगेट करके, है ना। एलटी ग्रेड एग्जाम को टारगेट करके क्वेश्चन किए जा रहे हैं, और एलटी ग्रेड की डेट भी आपकी लगी हुई है, 17 जनवरी की डेट है। तो ऑलमोस्ट आपका 1 मंथ बचा है। तो अब बिना देरी के आप लोग कंटिन्यू क्लास में रहा करिए, ठीक है। और कोई भी क्लास मिस मत किया करिए। खास करके ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो इससे आपको क्या है, बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करें क्लास को। एक बार सभी लोग बता दीजिए सब ठीक है? ठीक है, चलो। तो आइए देखते हैं, इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन में बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर है आपके। चलें भाई, आइए। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक्स इकाइनोडर्मेटा फीचर ऑफ फाइलम। पूछा है इकाइनोडर्मेटा का करेक्टरिस्टिक्स फीचर इनमें से कौन सा है। कौन सा ऐसा फीचर है जो केवल और केवल आपको इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बी ऑप्शन दिया है आपका हीमल सिस्टम। सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में कौन सा ऐसा फीचर है जो कि आपको देखने को मिलता है, एक बार जल्दी से बताएंगे। करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का एक बेसिक फीचर इनमें से कौन सा है। चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, और एक बार सेशन को जल्दी से शेयर करके भी आइए, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सारे लोग, ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं लाइव। चलो भाई, तो करेक्टरिस्टिक फीचर बिल्कुल इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम तो पाया ही जाता है ना। उसके अलावा इनमें हीमल सिस्टम भी पाया जाता है, तो ये बोथ हो जाएगा। बोथ ऑफ द एबव यहाँ पर लगाएंगे दोनों, ठीक है। ऑप्शन बी लगाएंगे, सॉरी ऑप्शन सी, बोथ हो जाएगा, बोथ। वाटर वेस्कुलर सिस्टम तो पाया ही जाता है, इसके अलावा इनमें हीमल सिस्टम भी पाया जाता है, तो बोथ हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट ऑफ वेक्टर इन ब्यूबोमिक प्लेग। ब्यूबोमिक प्लेग का वाहक कौन सा है। वाहक मतलब कि जो एक जगह से दूसरे जगह। मैम, आपके ऐप पर कोई पीडीएफ नहीं मिलती है। यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं, ये नंबर दिए गए हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो बता सकते हैं, ठीक है। ये नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, तो इस पे आप कॉल करके बता दीजिएगा, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। चलिए, इंसेक्ट ऑफ वेक्टर इन ब्यूबोमिक प्लेग। ब्यूबोमिक प्लेग में इंसेक्ट कौन सा है जो कि वेक्टर की तरह काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एडीज एजिप्टी। बी ऑप्शन है जीनोप्सिलिया। सी ऑप्शन है ग्लोसाइना पल्पेलिस, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका फ्लेबोटोमस। फ्लेबोटोमस, जिसको इस फ्लेबोटोमस को ही क्या कहा जाता है, सैंड फ्लाई भी कहा जाता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट ऑफ वेक्टर इन ब्यूबोमिक प्लेग, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा, आंसर करेंगे फटाफट से सभी लोग, एक बार बताएंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए, ब्यूबोमिक प्लेग का बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा वेक्टर होता है, बहुत अच्छे, ये वेक्टर होता है कौन सा, ऑप्शन बी सारे लोग बता रहे हैं, जीनोप्सिलिया हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, स्वाति यादव जी, सभी का स्वागत है।
चलिए भाई, तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइंड बाई, एंटीबायोटिक शब्द का चयन किसके द्वारा किया गया है? ध्यान रखेंगे, एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया है, यह क्वेश्चन पूछा है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताएंगे। टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइंड बाई किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लेमिंग के द्वारा, बी ऑप्शन है वॉक्समैन के द्वारा, सी ऑप्शन दिया है आपका फुंक, या फिर इन्हीं फोर्थ ऑप्शन आपका जेनर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताइए सभी लोग। देखो, चलो कुछ लोग गलत बता रहे हैं इसीलिए ये क्वेश्चन रखा गया है। फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा जो कि पेनिसिलिन थी उसकी खोज की थी। ठीक है, आपसे टर्म पूछा है बेटा श्रीकांत गुप्ता जी। चलिए, तो यहाँ पर बताएंगे वॉक्समैन हो जाएंगे। वॉक्समैन ने सबसे पहले टर्म दिया था कौन सा? एंटीबायोटिक। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? टर्म दिया था, और आपसे टर्म ही पूछा है कि किसने टर्म दिया था। फ्लेमिंग ने तो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि आपकी कौन सी थी? ये थी पेनिसिलिन। क्यों भाई? पेनिसिलिन की खोज इन्होंने की थी सबसे पहले। पेनिसिलिन जो पहली आपकी एंटीबायोटिक थी उसकी खोज की थी फ्लेमिंग ने। ठीक है, और टर्म एंटीबायोटिक दिया था किसने? तो बताएंगे, ये दिया था सेलमैन वॉक्समैन ने। ठीक है भाई, चलो फंक के लिए भी पूछा जाता है, इन्होंने विटामिन शब्द दिया था, विटामिन की खोज की थी। और जेनर को जाना जाता है टीकाकरण के लिए। किसका टीका खोजा था? तो बताएंगे कि जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी और चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, इनके लिए जाना जाता है किसकी? चेचक के टीके की खोज की थी। चलो भाई, वैक्सीन के लिए ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्या बताया था? तो चेचक की टीके की खोज इनके द्वारा बताई गई थी। चलो भाई, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। मिनी माता डिसीज एसोसिएटेड विथ, मिनी माता डिसीज रोग का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है लेड, जिसको सीसा बोलते हैं, बी ऑप्शन है मर्क्यूरी पारा, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड से, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड से। मिनी माता डिसीज किसकी वजह से होता है? चलो फटाफट से बताएंगे, मिनी माता डिसीज किसकी वजह से होता है? एक बार सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है वाटर में प्रेजेंट, जब ज्यादा पारा प्रेजेंट होता है वाटर में। और कहाँ पर देखने को मिलता है? इंडस्ट्रियल एरिया में, है ना भाई, इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर पानी में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, अगर पारे का अधिकता हो जाती है तो उसकी वजह से मिनी माता डिसीज होती है। ठीक है, मिनी माता डिसीज, ऑप्शन बी यहाँ पर आप लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रूसिलोम इज अब्सेंट इन विच फाइलम, किस संघ में दिया है? वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है। ठीक है, वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है निमेटोडा में, बी ऑप्शन है एनिलिडा, सी ऑप्शन आपका दिया है इकाइनोडर्मेटा, एंड डी ऑप्शन है मोलस्का। चलो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कहां पर ट्रूसिलोम अब्सेंट होता है? ट्रूसिलोम के बारे में पूछा है, दैट मीन्स ये होते हैं स्यूडोसिलोमिक एनिमल, स्यूडोसिलोम होता है इनमें। ठीक है, स्यूडोसिलोम होता है, मतलब वास्तविक देह गुहा के जगह पर इनमें क्या देखने को मिलता है? तो बताएंगे कि इनमें आभासी, जैसे कि प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है बट होता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? निमेटोडा, जिनको क्या कहा जाता है?
इन्हीं को एस्के हेलमिंथीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अपसेंट पूछा है बेटा, हाँ अपसेंट पूछा है, तो अपसेंट आपका कहाँ पर हो जाएगा, निमेटोडा में। ध्यान से पढ़ा करिए, उसके बाद आंसर किया करिए। एनिलिडा में तो पाई ही जाती है, गाइनोडर्मेटा और मोलस्का में भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हाँ चलो बहुत अच्छे, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनिलिडा में प्रेजेंट होता है। आपसे अपसेंट में पूछा था तो आप बताओगे एस्के हेलमिंथीज, जिनको राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे एस्केरिस। यहाँ पर एक्चुअल सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर स्यूडो सिलोम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि है, बट एक्चुअल में यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेमरी ग्लैंड्स विदाउट टीट्स आर फाउंड इन, चलो मेमरी ग्लैंड्स विदाउट टीट्स किस में देखने को मिलती हैं, मेटाथीरियंस में, प्रोटोथीरियंस में, थीरिया में, या फिर यूथीरियंस में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगले क्वेश्चन में। मेमरी ग्लैंड्स विदाउट टीट्स आर फाउंड इन, ये क्वेश्चन किए हैं हम पहले, क्यों भाई याद है? रेगुलर वाले बच्चे बताएं एक बार। चलो तो किस में नहीं पाया जाता है, बहुत बढ़िया, ये नहीं पाया जाता है प्रोटोथीरियंस में। प्रोटोथीरियंस में ऐसा देखने को मिलता है, ऑप्शन बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन पूछा है विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है कीलोसिस, बी ऑप्शन आपका बेरी, सी ऑप्शन है परनीसियस एनीमिया, या फिर स्कर्वी रोग। चलो भाई जल्दी से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए विटामिन B12 में पूछा है विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 इससे होता है एनीमिया, और वो भी कौन सी, परनीसियस एनीमिया होता है। ठीक है, परनीसियस एनीमिया इसकी वजह से होने वाली डिसीज है। क्लियर, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, क्यों भाई, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। चलिए तो ये भी ध्यान रखेंगे। हाँ बहुत अच्छे, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 7th के लिए सारे बच्चे एकदम करेक्ट बता रहे हैं, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बालबियानी रिंग्स फाउंड इन, बालबियानी रिंग्स कहाँ पर देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में, बी ऑप्शन है लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स, सी ऑप्शन है पॉलीसोम्स क्रोमोसोम्स, या फिर हेट्रोसोम्स क्रोमोसोम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बालबियानी रिंग्स कहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो बालबियानी रिंग्स कहां पर होता है, ये देखने को मिलता है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में। और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आपको जनरली अगर गिनती करनी है तो ड्रोसोफिला का जो लार्वा होता है उसकी सलाइवरी ग्लैंड में बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया जा सकता है। बहुत अच्छे स्वाति यादव जी, हाँ बिल्कुल, बालबियानी क्रोमोसोम्स लार्वा ऑफ ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है, और वो भी इनकी कहां पर, तो कहेंगे इनकी सलाइवरी ग्लैंड्स में। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइन ग्लैंड अपसेंट इन इलेस्मोनेकिनियाई, सॉरी इलेस्मोब्रोंकियाई, इलेस्मोब्रोंकियाई मछलियों में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। नॉट पूछा है, ठीक है, अगेन नॉट पूछा है, ध्यान रखिएगा। चलो फर्स्ट ऑप्शन आपका थायराइड दिया है, बी ऑप्शन थाइमस एंड पैराथायराइड, सी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। इनमें से कौन सी नहीं पाई जाती है पूछा है। ठीक है, कौन सी नहीं पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि मछलियों में, कौन सी मछलियों में, तो ध्यान रखेंगे इलेस्मो ब्रोंकियाई मछलियों के ग्रुप में पूछा है। चलो भाई
तो इसमें क्या बताएंगे, इनमें थाइमस और पैराथायराइड ग्लैंड जो होती हैं वो अब्सेंट होती हैं। थाइमस और पैराथायराइड ग्रंथि इनमें अब्सेंट होती हैं। बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फंक्शन ऑफ ट्राइकियोसिस्ट, ट्राइकियोसिस्ट का कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ऑफेंस एंड डिफेंस में यूज होता है, बचाव एवं सुरक्षा के लिए यूज होता है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका दिया है हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। सी ऑप्शन दिया है आपका टू अटेन रेस्टिंग कंडीशन, विश्रामावस्था को प्राप्त करने के लिए। एंड डी ऑप्शन आपका दिया है ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 10th के लिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10th के लिए ट्राइकोसिस्ट कहां पर देखने को मिलता है, एक बार ये बताइए, और ये बताएंगे कि इसका काम क्या होता है। ठीक है। ट्राइकोसिस्ट कहां पर देखने को मिलता है? तो ये पैरामीशियम में देखने को मिलता है। एक रॉड के आकार की संरचना होती है जो कि एक्टोप्लाज्म में पाई जाती है। ठीक है। कहाँ पर? तो बताएंगे कि ये एक्टोप्लाज्म में पाई जाती है और इसका काम होता है, मेनली काम होता है बचाव एवं सुरक्षा के लिए, लेकिन ये और भी भोजन पकड़ने के काम में भी आता है। ठीक है। भोजन पकड़ने के लिए भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन ए ऑफेंस एंड डिफेंस लगाएंगे। प्रजनन में कौन हेल्प करता है? तो माइक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस किसमें हेल्प करता है? बताएंगे कि रिप्रोडक्शन में। क्यों भाई? मैक्रो एंड माइक्रो दो न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियस छोटा होता है, एक बड़ा होता है। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वही हेल्प करता है किसमें? प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में। ठीक। तो यहाँ पर आपसे पूछा था, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ट्राइकोसिस्ट के लिए ऑफेंस एंड डिफेंस हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपको पैरामीशियम में देखने को मिलता है। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ल्यूमिनेंस, इनमें से कौन सा है जो कि ल्यूमिनेंस, बायोल्यूमिनेंस आप पढ़ते हो वो कहां पर देखने को मिलता है? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हार्डमानिया, बी ऑप्शन एस्कीडिया, सी ऑप्शन है कियोना एंड डी ऑप्शन है पायरोसोमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th के लिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11th के लिए चलो बताओ फटाफट से। चलिए भाई, आपसे पूछा है बायोलुमिनेंस जो शो करता है, बायोलुमिनेंस जहां पर देखने को मिलती है, इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? इसको बोलते हैं जैव प्रदीप्ति, है ना? जैव प्रदीप्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। लुमिनेंस शो करता है कहां पर? हाँ, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है पायरोसोमा। ठीक है। पायरोसोमा, पायरो का मतलब होता है, इसमें जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पायरो का मतलब होता है आग, फायर जैसा। ठीक है। और सोमा मतलब क्या है? बॉडी, आग जैसी बॉडी। ठीक है। इसमें ये देखने को मिलता है फायर सोमा, सोमा मतलब होता है बॉडी। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा एकदम करेक्ट। चलिए, हाँ बायोलुमिनेंस आपको कहाँ पर? तो बताएंगे जो वॉलनट्स होते हैं, है ना, समुद्री अखरोट जिनको कहा जाता है, टीनोफोरा के मेंबर्स में देखने को मिलता है। बहुत अच्छे, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यूरिया फॉर्मेशन, अच्छा ये फॉर्मेशन है, ठीक है, फॉर्मेशन नहीं है। चलो, यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गन ऑफ बॉडी, शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनता है? फिर ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है किडनी में, बी ऑप्शन है लीवर में, सी ऑप्शन लंग्स में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, 12th के लिए, यूरिया का फॉर्मेशन यूर्निथीन साइकिल में, ऑर्निथीन साइकिल जिसको यूरिया चक्र भी कहा जाता है, यूरिया साइकिल भी कहा जाता है ना भाई? और कहां पर बनता है? चलो बता दो कहां पर बनता है फटाफट से। बहुत अच्छे। तो ये आपका बनता है कहां पर? यकृत के अंदर, लीवर के अंदर। क्यों भाई?
यकृत में ऑर्निथीन साइकिल या इसी को क्या कहा जाता है, यूरिया साइकिल भी कहा जाता है, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। यूरिया का सूत्र पूछा जाता है, केमिकल फॉर्मूला तो ये होता है क्या, NH2CO NH2, है ना, यही होता है NH2CONH2। क्यों भाई, NH2CONH2 के नाम से भी जाना जाता है इसको, यूरिया। क्लियर। चलो, और ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं वो यूरियोटेलिक एनिमल कहलाते हैं, है ना भाई, क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स। जैसे कि ह्यूमंस की बात कर लें, मैमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं तो यूरियोटेलिक होते हैं। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, काइमोट्रिप्सिन इज ए कंपोनेंट ऑफ, काइमोट्रिप्सिन किसका एक कंपोनेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाइल का, बी ऑप्शन है पैनक्रियाटिक जूस का, सी ऑप्शन सलाइवा का, या फिर गैस्ट्रिक जूस का। ठीक है, चलिए, लिवर टू लवर, कहाँ भैया जा रहे हो, हाँ, लीवर टू लवर कहाँ जा रहे हैं, लीवर की बात हो रही है, जिगर का टुकड़ा, हाँ वो कहा जाता है। अच्छा, बात हो रही है तो ये भी कहा जाता है ना, मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम, लवर को ही कहा जाता है, सही बात है ना, लीवर टू लवर। चलो अच्छा, काइमोट्रिप्सिन इज ए कंपोनेंट ऑफ, काइमोट्रिप्सिन किसका कंपोनेंट होता है, बाइल का, पैनक्रियाटिक जूस का, सलाइवा का, या फिर गैस्ट्रिक जूस का। ठीक है, चलो आंसर करो। तो काइमोट्रिप्सिन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत अच्छे, ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, कहेंगे कि मैम ये पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में। क्यों भाई, कहाँ पर पाया जाता है, हाँ, लीवर कलेजा हो, सही बात है, लीवर को ही क्या कहा जाता है, उसी को कलेजा भी कहा जाता है। सब यहाँ बायोलॉजी के टुकड़े हैं। बिल्कुल श्रीकांत गुप्ता जी। चलिए, तो यहाँ पर बताएंगे काइमोट्रिप्सिन इज ए कंपोनेंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर है, कहाँ पर पाया जाता है, तो कहेंगे कि ये एक अग्न्याशयी रस का घटक है, पैनक्रियाटिक जूस का ही क्या होता है, घटक होता है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट और एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, है ना, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ये सब इसमें पाए जाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन कहाँ पर देखने को मिलता है, बर्ड्स में, फ्रॉग्स में, टार्टोइस में, या फिर इंसेक्ट्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फटाफट से बताएंगे, बातें नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपस में शुरू हो जाते हो आप लोग, है ना, थोड़ा सा मौका दे दिया जाए तो आपस में बातें होने लगती हैं, कितनी बात करते हो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बताइए, काइटिनस एक्सोस्केलेटन कहाँ पर देखने को मिलता है। काइटिन जो कि पॉलीमर होता है किसका, तो बताएंगे नाइट्रोजन का पॉलीमर होता है, और ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, इंसेक्ट्स के अंदर, है ना, इंसेक्ट के अंदर। क्यों भाई, इंसेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, काइटिन की सेल वॉल कहाँ पर होती है, अगर आपसे पूछा जाए काइटिन की सेल वॉल, एक बार फटाफट से बताइए सारे लोग, काइटिन की सेल वॉल कहाँ पर पाई जाती है। तो काइटिन की सेल वॉल पूछा जाता है आपसे, ये बताएंगे कहाँ पर पाया जाता है, फंगस में, फंजाई में, फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। क्यों भाई, बाकी एक्सोस्केलेटन में बताएंगे तो एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट में पाया जाता है, इसमें, है ना, एक्सोस्केलेटन कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये बताएंगे कि इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर इंसेक्ट में और
इन्हीं इंसेक्टों को क्या करते हैं, जब क्या है, जब इंसेक्टिवोरस प्लांट खाते हैं, है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट इन्हीं कीटों को पकड़कर क्या करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर ऐसी जगह पर इंसेक्टिवोरस प्लांट उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन कम होता है, ऐसी सॉइल में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन कम होता है, तो इसीलिए इन कीटों को ये पकड़ते हैं और खाते हैं, है ना, इनका भक्षण करते हैं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रीजन वेयर स्पर्म इंटर्स द ओवम इज कॉल्ड, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है, ये ओवम है, और ये आपका क्या आया, स्पर्म आया। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई स्पेस है, इस पर्टिकुलर स्पेस को क्या नाम दिया जाता है। चलिए धन्यवाद सत्यम पटेल जी। और मैराथन क्लास आपको पता है 300 क्वेश्चन करवाए थे, है ना, आगे आगे भी आपकी मैराथन क्लास आएंगी। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि आपको टॉपिक वाइज अब मैराथन करवाई जाए, ताकि आपका 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस, मैं कोशिश करूंगी कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका टॉपिक वाइज एक बार कवर कर दिया जाए। ठीक है, और खासकर प्रैक्टिस सेशन में, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बुक्स में होता है तो बुक्स में हम वही लेके बैठते हैं और कर नहीं पाते हैं ना। आप लोग मोबाइल चलाते हो तो उससे बेहतर है, रील्स वगैरह देखने से अच्छा है कि क्या होगा, यहाँ पर आप लोग 2 घंटे 4 घंटे जो कंटिन्यू देख लोगे तो मेहनत ही हो जाएगी, है ना भाई। चलिए अच्छा बताएंगे, द रीजन वेयर स्पर्म एंटर्स द ओवम इज कॉल्ड, इसको रिसेप्शन कोन कहा जाता है, एनिमल पोल कहा जाता है, वेजिटल पोल कहा जाता है, या फिर ग्रे क्रेसेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बताएंगे। द रीजन वेयर स्पर्म एंटर्स द ओवम इज कॉल्ड एज, अंडाणु का वह स्थान जहां पर शुक्राणु प्रवेश करता है वो क्या कहलाता है, फटाफट से बताएंगे। चलिए क्या कहलाता है, चलो भाई, तो यहाँ पर ये पार्ट कहलाता है जहां पर ये प्रवेश करता है, इसको रिसेप्शन कोन कहा जाता है। ठीक है, रिसेप्शन कोन कहलाता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, रिसेप्शन कोन। और यहीं पर आपको पता है कि जो अंडा होता है या जो एग होता है, वहां उसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये काफी मजबूत होती है, और स्पर्म गया यहाँ से तो स्पर्म क्या करता है, इसको भेदता है ना, ऐसा स्पर्म होता है। स्पर्म में एक्रोसोम जो पहला वाला पार्ट होता है ये कहलाता है क्या, एक्रोसोम। और एक्रोसोम में ही क्या होता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट होता है, ये भेद करके क्या है, न्यूक्लियस अंदर जाएगा, और ये बाहर, बाकी जो टेल वाला पार्ट है वो बाहर ही रह जाता है, ये ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियस यहाँ चला गया अंडाणु में, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, जिसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के पश्चात फिर क्या होगा, अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जाइगोट बनेगा, है ना, और यही आगे डेवलप हो करके बेबी का फॉर्मेशन करता है। क्यों भाई, चलो तो यहाँ पर आप बताओगे क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताएंगे कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा पार्ट जहां पर क्या कर रहा है, स्पर्म एंटर कर रहा है ओवम में, इसको कहा जाता है क्या, रिसेप्शन कोन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, चलिए अच्छा आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, साइजॉइंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन, मलेरियल परजीवी के जीवन चक्र में साइजॉइंट अवस्था पाई जाती है, कहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, चलिए कहां पर देखने को मिलती है, ब्लड ऑफ मैन में, मानव के रक्त में पाई जाती है। बी ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन में, मानव के लाल रुधिर कोशिकाओं में, लाल रुधिराणुओं में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका दिया है स्टमक ऑफ एनाफिलिस मॉस्क्यूटो में, एनाफिलिस मॉस्क्यूटो के आमाशय में, या फिर सेलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। ठीक है, साइजॉइंट स्टेज पूछा है, जल्दी से बता दीजिए भाई। मलेरियल पैरासाइट की आप कई सारी स्टेजेस पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें कौन सी स्टेज है जो कि आपको देखने को मिलती है, साइजॉइंट अवस्था, जो कि एसेक्सुअल अवस्था होती है ना, अलैंगिक अवस्था होती है, और ये कहाँ पर पाई जाती है तो बताएंगे। बहुत बढ़िया, ये मनुष्य के यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है तथा आरबीसी में भी मिलता है ना भाई।
लीवर सेल्स में और कहाँ पर, इरिथ्रोसाइट्स में, जिनको कहेंगे आरबीसी में भी, लाल रुधिर कोशिकाओं में भी मिलता है। तो ऑप्शन बी एकदम सही बता रहे हैं सारे लोग, बहुत अच्छे। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एडीएच हार्मोन रेट ऑफ यूरिनेशन, क्वेश्चन पूछा है एडीएच हार्मोन की कमी से मूत्र परित्याग पर प्रभाव पड़ता है। यदि बॉडी में एडीएच की कमी हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि जो यूरिन का डिस्चार्ज है उसमें क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम होगा। बी ऑप्शन दिया है इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन दिया है रिमेन्स सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा, या फिर नन ऑफ द एबव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बताइए। ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यदि क्या है नहीं निकलेगा तो क्या होगा? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यदि नहीं निकलेगा, जो कि आपका पता है कहाँ से निकलेगा, ये निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, है ना। रिलीज कहाँ से होता है, तो कहेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है आपके ये हार्मोन। और अगर ये नहीं निकलता है, इसको कहा जाता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, है ना, या इसी को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। अगर ये नहीं निकलता है टाइम पे तो क्या होगा, जो यूरिन की मात्रा है वो इंक्रीज होगी, है ना भाई, यूरिन की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। चलो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्ड्स विच मूवेबल, बर्ड विथ मूवेबल अपर जा इज, पक्षी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, बाहर वाला, ऊपर वाला, जिसका मान लीजिए ये हमारा लोअर जा होता है और ये अपर जा होता है, तो ऐसे पक्षियों में भी होता है ना, उनमें चूंकि चोंच होती है तो बताएंगे। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बर्ड्स जो कि अपर जा मूव कर सकता है, पहला दिया है वल्चर जिसको गिद्ध कहा जाता है, बी ऑप्शन है आपका पैरट, सी ऑप्शन है सेप्रो गौरैया, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका दिया है पिजन, कबूतर। ठीक है, चलिए, ऐसा पक्षी जो कि अपर जा को क्या कर सकता है, हिला सकता है। ठीक है, अपर जा को कौन कर सकता है, हिला सकता है। चलो सारे तोता क्या है, तोता ही तोता दिख रहे हैं पूरे चैट में, है ना, बहुत अच्छे। चलो तो ये कौन सा है जो अपर जा को मूवेबल कर सकता है, और लोअर जा के लिए भी बताइए, एक बार बताइए लोअर जा। ठीक है, हाँ, तो यहां पर बताएंगे ये है तोता, पैरट। पैरट क्या करता है, अपर जा को हिला सकता है। लोअर जा कौन मूवेबल होता है, लोअर जा के लिए बताइए, तो लोअर जा कबूतर में देखने को मिलता है। ठीक है, कबूतर में लोअर जा मूवेबल होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, कबूतर में, पिजन में लोअर जा मूवेबल होता है। क्लियर है, चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फीऑक्सस बिलोंग्स टू, एम्फीऑक्सस कहाँ से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सिफेलोकॉर्डेटा से, बी ऑप्शन है यूरोकॉर्डेटा, सी ऑप्शन वर्टिब्रेटा, या फिर हेमिकॉर्डेटा। किसका मेंबर है एम्फीऑक्सस? एम्फीऑक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एम्फीऑक्सस, हाँ, लोअर जा पिजन में आपको देखने को मिलेगा, जो कबूतर होता है उसमें निचला जबड़ा मूवेबल होता है, और अपर जा अगर पूछता है तो तोते में होता है ना, पैरेट में। चलो भाई जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए किसका मेंबर है, किसका मेंबर है? बहुत अच्छे, एम्फीऑक्सस का संबंध किससे है? तो ये बताएंगे कि ये है सिफेलोकॉर्डेटा में। क्यों भाई, सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है सिफेलोकॉर्डेटा, ऑप्शन
ए, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरिस्टोटल्स लैंटर्न इज कनेक्टेड विथ, अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है, इसका काम क्या होता है। पहली बात तो ये पाई कहाँ जाती है, ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। अब बताना है कि इसका काम क्या होता है। रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, मैस्टिकेशन में चबाने में हेल्प करती है, सी ऑप्शन दिया है एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए, या फिर इसका काम होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, चलो फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, अरस्तु की लालटेन जो कि आपको इकाइनोडर्मेटा में, सी अर्चिन में देखने को मिलती है ना भाई, और इसका काम क्या होता है एक बार फटाफट से बताएंगे, क्या काम करता है। बहुत अच्छे, तो ये मैस्टिकेशन में हेल्प करता है ना, चबाने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहाँ पर देखने को मिलती है, सी अर्चिन में, जो कि समुद्री जीव होते हैं, और समुद्र में और सी अर्चिन में आप देखते हो ना, समुद्री खीरा कहा जाता है, ऐसा कुछ होता है। और इसमें बाहर क्या है, बाहर ऐसे क्या है, इनमें ऐसे स्पाइंस देखने को मिलते हैं, कांटेदार सतह होती है, जैसे कि खीरा होता है वैसा ही कुछ दिखता है। क्यों भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। हीमोकोरियोलिक प्लेसेंटा इज फाउंड इन, हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहाँ पर देखने को मिलता है, मैन एंड मंकीज में, कैट एंड कैमल में, लायन एंड टाइगर में, या फिर जिराफ एंड हॉर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुराधा जी आपका क्या रिप्लाई नहीं मिला बेटा, क्या रिप्लाई नहीं मिल रहा आपका, बताइए। चलो अच्छा, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए फटाफट से बताएंगे। हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन, हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। क्यों भाई, प्राइमेट्स में, जिसमें आपका मंकी हो गया है ना, बंदर हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब आते हैं। तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना भाई, मैन एंड बंदर में हो जाएगा हीमोकोरियोलिक प्लेसेंटा। उसके अलावा जैसे मैमल्स में और क्या है तो बताएंगे, इसमें चमगादड़ वगैरह में भी देखने को मिलता है। इपिथीलियल कोरियल प्लेसेंटा, ये जो सुअर वगैरह होते हैं, सुअर भेड़, इन सब में देखने को मिलता है। एंडोथीलियल पूछा जाता है तो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, हाथी हो गया, उन सब में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। लार्वा ऑफ वाउचेरिया ब्रोंकाई इज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। लार्वा ऑफ वाउचेरिया ब्रोंकाई, वाउचेरिया ब्रोंकाई का लार्वा इनमें से कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है माइक्रोफाइलेरियल लार्वा, बी ऑप्शन है रोकोफोर लार्वा, सी ऑप्शन है बाई पिन्नेरिया लार्वा है, या फिर सर्केरिया लार्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, ठीक है, चलिए फटाफट से बताएंगे। लार्वा ऑफ वाउचेरिया ब्रोंकाई, वाउचेरिया ब्रोंकाई का लार्वा कौन सा होता है। बहुत बढ़िया, तो ये होता है माइक्रोफाइलेरियल लार्वा। क्यों भाई, माइक्रोफाइलेरियल लार्वा होता है। ट्रोकोफोर लार्वा कहाँ पर देखने को मिलता है, ट्रोकोफोर लार्वा फटाफट से आंसर करिए। तो ये बताएंगे नेरिस में देखने को मिलता है। क्यों भाई, कहाँ पर, नेरिस में, जो कि मेंबर है किसका, तो बताएंगे एनिलिडा में, है ना। बाई पिन्नेरिया लार्वा स्टारफिश में देखने को मिलता है। स्टारफिश वगैरह में क्या देखने को मिलता है, बताएंगे बाई पिन्नेरिया लार्वा। सर्केरिया लार्वा आपको कहाँ पर, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये सब कहाँ पर पढ़ेंगे, तो ये बताएंगे कि सर्केरिया और मेटासर्केरिया आप पढ़ते हो लिवर फ्लूक में, है ना, लिवर फ्लूक कहा जाता है, लिवर फ्लूक में आपको देखने को मिलेगा। फैसियोला हिपैटिका में, ठीक है भाई, फैसियोला या इसी को क्या कहा जाता है, लिवर फ्लूक, यकृत कृमि के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलो तो यहाँ पर वाउचेरिया का पूछा था, वाउचेरिया में माइक्रोफाइलेरियल लार्वा देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन किसके द्वारा कंट्रोल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है FSH
एच के द्वारा, FSH के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा, सी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन के द्वारा, या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय। एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ठीक है, कौन बता रहा है? सी ऑप्शन, नेहा चौधरी। क्यों भाई, सी का तो कोई रोल ही नहीं है, आप एक बार बी बताते तब भी चल जाता है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा आपका, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि आपका कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्यों भाई, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है बेटा, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने के पश्चात इसका काम क्या होता है? तो ये एस्ट्रोजन को कब रिलीज करता है? सॉरी, एस्ट्रोजन का काम क्या करता है? ये FSH जब ओवल्यूशन होता है ना, ओवल्यूशन का प्रोसेस होता है, तो उस समय ये सबसे ज्यादा क्या है? रिलीज होता है। FSH हो गया, LH हो गया, ये सारे के सारे हार्मोन जो कि पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पर? तो बताएंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब ओवल्यूशन होता है तब ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होता है, ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन है, और इसको कहा जाता है क्या? तो बताएंगे, इसी को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन किससे रिलीज होता है? कार्पस ल्यूटियम से। और कार्पस ल्यूटियम क्या है? ये जो ओवल्यूशन के पश्चात क्या होता है? ओवल्यूशन के पश्चात फॉलिकल आगे जाके क्या बनाते हैं? अगर प्रेगनेंसी कॉज हो गई तो क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी कॉज हो गई, तो ये ओवल्यूशन के पश्चात जो फॉलिकल होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, वही मैच्योर होके क्या बनाएंगे? तो वही मैच्योर होके कार्पस ल्यूटियम का सिक्रीशन करते हैं, और कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी कार्पस ल्यूटियम से फिर पूरे के पूरे टाइम क्या होता है? ये प्रेगनेंसी हार्मोन या फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहता है, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? तो ये मेल सेक्स हार्मोन है ना, मेल सेक्स हार्मोन है। और कहाँ से रिलीज होता है? तो बताएंगे कि मेल सेक्स हार्मोन में लीडिंग सेल्स से, जो कि आपको पाई जाती हैं कहाँ पर? टेस्टिस में, है ना, टेस्टिस में पाई जाने वाली कहाँ से? लीडिंग सेल्स से, लीडिंग सेल्स से रिलीज होता है, लीडिंग सेल्स से रिलीज होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन है जो कि कहाँ से? तो बताएंगे लीडिंग सेल्स से रिलीज होता है, और ये मेन काम करता है किसके लिए? तो जो बच्चे जो मेल होते हैं उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है ना। जैसे कि क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि आवाज का भारी होना, ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स का ग्रो होना, ये सारे के सारे चेंजेस टेस्टोस्टेरोन की मदद से देखने को मिलते हैं। और आल्सो काम क्या करता है ये? तो बताएंगे कि काम करता है, जैसे कि आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी इसका मेन रोल होता है, ठीक है। चूंकि मेल सेक्स हार्मोन है तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटी होंगी मेल्स में, उन सब में ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर ध्यान रखेंगे FSH हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? तो बताएंगे फीमेल सेक्स हार्मोन के अंतर्गत आता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से और क्या क्या रिलीज होता है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें GH हो जाता है आपका, ग्रोथ हार्मोन जिसको कहा जाता है ना। TSH भी यहीं से रिलीज होता है। ACTH होता है, प्रोलैक्टिन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH कहा जाता है, ये होता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारे के सारे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, ठीक है। और FSH का काम क्या होता है? तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावण को क्या करता है? बढ़ाता है, जिससे क्या होता है? ओव्यूलेशन में हेल्प मिलती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई।
चलिए तो यहाँ पर बताएंगे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ एलिफेंटेसिस डिसीज इज, हाथी पांव का वेक्टर पूछा है, वाहक कौन है? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, बी ऑप्शन है फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, सी ऑप्शन है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। चलिए, हाँ, एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में पार्टिसिपेट करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे स्वाति यादव जी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बताएंगे वेक्टर ऑफ इलेफेंटेसिस, हाथी पांव नामक रोग का वाहक कौन सा होता है इनमें से? चलिए आगे आ जाइए, जल्दी से बताएंगे। क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो है, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। चलो तो बिल्कुल बहुत अच्छे, ये क्या है, संक्रमित क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो होता है हाथी पांव, जिसका कहा जाएगा किसकी वजह से होता है? वाउचेरिया की वजह से होने वाली डिसीज है। क्यों भाई? वाउचेरिया की वजह से होने वाली डिसीज है। क्लियर है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो बताएंगे फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो मलेरिया का वाहक होता है ना भाई? मलेरिया का वाहक कौन होता है? तो मादा एनाफिलीज। और मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम से होने वाली डिसीज है। मलेरिया के उपचार के लिए एक बहुत कॉमन जो यूज होता है वो सिनकोना की छाल का यूज किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्रीशन इन यूरोकॉर्डेट्स इज अकर्ड थ्रू, यूरोकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है बाई नेफ्रोसाइट्स के द्वारा, बी ऑप्शन बाई न्यूरल ग्लैंड्स के द्वारा, सी ऑप्शन है बाई ग्लोमेरुलस के द्वारा, या फिर बाई न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स के द्वारा। चलो यूरोकॉर्डेट्स में पूछा है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में पूछा है कि किसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है उत्सर्जन के लिए, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों भाई? ऑप्शन डी। चलो ऑप्शन डी, चलो ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें न्यूरल ग्लैंड पाई जाती हैं, पाइलोरी ग्लैंड पाई जाती हैं, और नेफ्रोसाइट्स, इन सभी के माध्यम से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी बताइए फ्लेम सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? फ्लेम सेल्स आपकी पाई जाती हैं प्लेटी हेलमिंथीज में। क्यों भाई? फ्लेम सेल्स आपकी पाई जाती हैं कहाँ पर? प्लेटी हेलमिंथीज में। एसके हेलमिंथीज में क्या पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए? फटाफट से कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिए। एसके हेलमिंथीज में क्या पाया जाता है? उसके अलावा एनिलिडा में आप देखते हो नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं, है ना? एनिलिडा में, केचुए में नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं किसमें? आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा में जो जलीय जीव होते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है क्या? तो जलीय जीव जहां पर आप पाए जाए, सॉरी, प्लेटी हेलमिंथीज हो गया, फ्लेम सेल्स, बहुत बढ़िया। एसके हेलमिंथीज में रीनेट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा कि कहां पर? एनिलिडा में आपके नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, है ना भाई? एनिलिडा में नेफ्रीडिया, आर्थ्रोपोडा में बुक लंग्स पाए जाते हैं। उसके अलावा आप देखते हो क्या? तो बुक लंग्स और क्या पाया जाता है बताएंगे कि मालपिघियन टिब्यूल्स पाई जाती हैं। सॉरी, बुक लंग्स गिल्स के वो श्वसन के लिए होता है। मालपिघियन टिब्यूल्स कीटों में पाई जाती हैं, और ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, है ना भाई? चलिए, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर।
चलो अंशिका जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। हाँ, रीनेट सेल एच सेप होती हैं, बिल्कुल एस्केरिस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत अच्छे विश्व प्रकाश जी, मोलस्कंस में ऑर्गन ऑफ बोजेनस पाया जाता है, बहुत बढ़िया। चलो सारे बच्चे होशियार हैं, है ना, यहाँ पे जितने बच्चे हैं सब होशियार हो आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे देखते हैं। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन, हेलोबियल भ्रूणपोष पाया जाता है कहाँ पर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 100 से 150 मॉस्क्यूटो में। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन वेलिसनेरिया में, एडोक्सा में, कैप्सिला में, या फिर पिपिरोनिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में बताइए सभी लोग। 26, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कहाँ पर देखने को मिलता है? साइड हो गए भाई, एकदम साइड हैं। ठीक है, साइड ही हैं, बिल्कुल साइड हैं। चलो भाई, कहाँ पर पाया जाता है हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म, कहाँ पर देखने को मिलता है? जल्दी से बताएंगे। बहुत अच्छे, तो ये होता है एडोक्सा में। ठीक है, एडोक्सा में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, एडोक्सा में देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज एपोजियोट्रॉपिक नेचर, इनमें से कौन सा है जो कि एपोजियोट्रॉपिक नेचर को बताता है? हमारी सारी होशियारी एग्जाम में ना निकल जाए मैम, बहुत डर लगता है। देखो भैया, डर उसी को लगता है जो मेहनत करता है, सत्यम पटेल जी, है ना, डर उसी को लगता है जो मेहनत करता है। तो मतलब आप मेहनत कर रहे हो, इसीलिए आपको डर लग रहा है, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में भी जैसे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं वैसे एग्जाम में भी आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं वैसे ही एग्जाम में भी आंसर करेंगे। बाकी डरने वरने की जरूरत नहीं है। साइड हो जाइए मैम। अरे कहाँ चले जाएं भाई, कहाँ चले जाएं? ऐसे बोलते हैं साइड हो जाइए मैम। मैम कहाँ चली जाएं? क्लास छोड़ के चली जाएं? चलो अच्छा, हाँ चलिए यहाँ पर बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स एपोजियोट्रॉपिक नेचर? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्यूबरस रूट्स में, बी ऑप्शन है कोरोलाइड्स रूट्स में, सी ऑप्शन है नॉर्मल रूट्स, या फिर नन ऑफ द एबव में। ठीक है मैम, 26 में क्या होगा? ए होगा। वेलिसनेरिया में नहीं भाई, एडोक्सा में ही पाया जाता है। ठीक है अनुराधा जी, एडोक्सा में ही पाया जाता है बेटा। हेलोबियल भ्रूणपोष एडोक्सा में पाया जाता है। ये सेंट्रल और जो सेलुलर एंडोस्पर्म होते हैं उसके बीच की स्थिति होती है, और ये पाया जाता है आपका एडोक्सा में ही। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। हाँ, सेंटर से हटकर लेफ्ट राइट कहीं पर भी आ जाइए, लेफ्ट राइट ही कर रहे हैं हम बस। चलो भाई, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? बिल्कुल ये आपका पाया जाता है कोरोलाइड्स रूट्स में, है ना, कोरोलाइड रूट्स में पाया जाता है, जिसमें कहेंगे ये कैसा होता है? ऋणात्मक होता है ना, ऋणात्मक, नीचे का, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण आपका, सॉरी नीचे की तरफ क्या होगा देखने को मिलेगा? चलो भाई यहाँ पर आप बताओगे ऑप्शन बी, साइकस में देखने को मिलती हैं, है ना, साइकस में ये आपको कंडीशन देखने को मिलती हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यू स्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन्स विंग्ड पॉलन ग्रेन अकर्स इन, किसमें यू स्पोरेंजिएट लघु बीजाणु धानियां एवं पार्श्व पक्षों युक्त परागकण पाए जाते हैं? ठीक है, आगे बढ़िए। साइकस में, पाइनस में, इफिड्रा में, या फिर जिंको में? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर
28 के लिए बताएंगे। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, यू स्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेनिंग विंग्ड पॉलन ग्रेन अकर इन। विंग्ड पॉलन ग्रेन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर पढ़ते हैं ना, विंग्ड पॉलन ग्रेन एक जगह से उड़कर दूसरे जगह तक ये जाता है ना। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है पाइनस में। क्यों भाई, पाइनस में देखने को मिलती है। बहुत अच्छे, ठीक है। कहाँ पर बताएंगे, तो मैम पाइनस में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन रिच एल्गी इज, इनमें से कौन सी एक ऐसी एल्गी है जो कि क्या है, प्रोटीन रिच होती है। क्लेमाइडोमोनास है, साइटोनीमा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मेरियम है, या फिर स्पाइरुलिना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। इनमें से कौन सी एक ऐसी एल्गी है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जल्दी से बताएंगे, है ना। इसको देखते हैं, जो कौन है यात्री है, कौन से यात्री, तो जो स्पेस यात्री होते हैं, स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, वो इसको ले जाते हैं अपने साथ और वहां पर ये खाते हैं, है ना। स्पाइरुलिना और क्लोरेला, इसके साथ साथ और कौन आता है, क्लोरेला, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होती है, लगभग 55 से 60% के आसपास इनमें प्रोटीन होती है। मतलब हाई रिच प्रोटीन होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन यहाँ पर डी लगाएंगे राइट आंसर। इसमें खनिज विटामिन भी पाए जाते हैं, इसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। स्पोर्ट फूड के स्पेस यात्री इसको स्पेस फूड के रूप में भी ले जाते हैं और वहाँ पर ये खाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्पेस फूड के नाम से भी जाना जाता है ना। एग्जाम में ले जा सकते हैं मैम। हाँ हाँ भाई, एग्जाम में आपको प्रोटीन की आवश्यकता होगी क्या, क्यों भाई, एग्जाम में प्रोटीन की आवश्यकता होगी आपको। एग्जाम में प्रोटीन की नहीं, ब्रेन की आवश्यकता होगी, है ना। ब्रेन की, ब्रेन लेके जाइएगा किसी से उधार मांग के, खुद के पास है नहीं, है ना, खुद के पास तो है नहीं, तो ब्रेन किसी से उधार मांग के ले जाइएगा, उसकी आवश्यकता है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे आ जाओ। साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। इतने टेंशन लेते हो आप लोग, इतनी टेंशन लेते हो। वैसे भी कहा जाता है लाइफ इज टू शॉर्ट बडी, जस्ट एंजॉय इट, है ना। इंग्लिश में एक कथन है ना, कहा जाता है कि लाइफ बहुत छोटी है, एंजॉय करो। आप लोग क्या करते हो, अरे मैम ये होगा कि नहीं होगा, मैम हमारा एग्जाम कैसे निकलेगा, क्या चाहिए आप अपना दे दीजिए मैम। नहीं, हम अपना नहीं दे सकते, हमने बहुत मेहनत से डेवलप किया है। आप लोग को दे, अपना दिमाग आप लोग को दे देंगे, वो भी खराब कर दोगे आप लोग। हाँ वही तो बोल रहे हैं, उधार में हम आपको दे देंगे तो आप क्या करोगे, उसको भी खराब कर दोगे, है ना। मैंने बहुत मेहनत लगा के बनाया है, ऐसे नहीं होता। पता चल रहा है मैम का ही दिमाग मांग ले रहे हैं, मैम फिर पढ़ाएंगी क्या आपको, है ना भाई। मैम का दिमाग ले लो, कह रहे मैम दिमाग दे दीजिए, एग्जाम के बाद लौटा देंगे। क्यों भाई कि तो मैम अपना दिमाग दे दीजिए, एग्जाम के बाद लौटा देंगे, है ना। अपना अपना हाँ वही वही, हमें पता है यही बोलोगे आप लोग, एग्जाम के बाद वापस कर देंगे मैम। तो एग्जाम के बाद वापस खराब करके दोगे आप लोग ना, इसीलिए नहीं देंगे। दे तो रहे हैं भाई अपना दिमाग, यहाँ पे दे तो रहे हैं, देखो अपना दिमाग दे तो रहे हैं आप लोग को। क्यों पवन कुमार जी, नहीं, चलो भाई, अच्छा चलो, अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। अपने दिमाग को मजबूत करो, वापस नहीं करना है, किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग क्या है बढ़ाओ। हाँ मेरे पास तो नहीं है दिमाग, मेरी मम्मी मुझे गधा कहती हैं ये कहाँ से सीखते हो आप लोग सत्यम पटेल जी, होगा फिर नेक्स्ट, सच में होंगे आप फिर।
मम्मी अगर कहती है, मम्मी की कोई बात झूठ नहीं होती है, मम्मी अगर कह रही हैं तो होंगे आप, फिर जिस शब्द से आपको नवाजा गया है तो फिर होंगे आप वो। ठीक है, चलो अच्छा पढ़ें, अब पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बहुत मौका मिल जाए आपको। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे पढ़ाई करो भाई, कोई किसी का दिमाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब बहुत होशियार बच्चे हो हमारे, है ना, सारे के सारे बहुत होशियार बच्चे हैं हमारे, एकदम सब टॉप करके आएंगे, एकदम रैंक लेके आएंगे सारे के सारे, है ना, सारे सिलेक्शन लेके आएंगे। सभी बच्चे क्या हैं, होशियार हैं, सब रैंक लेके आएंगे, कोई कमी नहीं है किसी में। ठीक है भाई, चले अच्छा आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इपीसोम, बी ऑप्शन माइक्रोसोम, सी ऑप्शन है मीजोसोम एंड डी ऑप्शन है राइबोसोम। ठीक है, चलो भाई फटाफट से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए क्या होगा, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सा साइट पाया जाता है जिसमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बताएंगे कि बैक्टीरियल सेल में मीजोसोम पाया जाता है जो समानांतर होता है किसके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है वैसे ही देखने को मिलता है ना। और मीजोसोम काम करता है जैसे हायर सेल्स में काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे ही बैक्टीरियल सेल में इसका काम होता है। तो श्वसन के लिए इसी का प्रयोग करते हैं ये, है ना। बैक्टीरियल सेल में जो श्वसन अंग होता है वो होता है मीजोसोम। क्लियर, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसकी वजह से, बैक्टीरियम की वजह से, फंगस की वजह से, वायरस की वजह से या फिर प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब बात नहीं करेंगे। चलो बेटा ध्यान दो, जल्दी से बताएंगे। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया जिसमें वाटर से डर लगता है, फियर ऑफ वाटर कहा जाता है ना, किसकी वजह से होने वाली डिसीज है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, हाइड्रोफोबिया जिसमें पानी से डर लगता है, और ये होता है रेबीज वायरस के वजह से, है ना, जो कि पागल कुत्ते, बिल्ली, सियार इन सब के काटने से होता है। रेबीज वायरस घातक होता है काफी। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसे व्यक्ति में जो मेंटल डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है, और ये व्यक्ति बहुत डरता है बाहर आने से, धूप में आने से डरेगा, है ना भाई, पानी से बहुत डर लगता है, ऐसी जगह पर रहेगा जहां पर अंधेरा होगा। और कई बार इससे क्या है, अगर सही टाइम पे इसका इलाज ना किया जाए तो ये डिसीज की वजह से बहुत सारे लोग की डेथ भी हो जाती है। हाँ, कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, पागल कुत्ते ने, सियार ने, गीदड़ ने, इन सब के काटने से इनमें रेबीज विषाणु विद्यमान होता है, और ये बॉडी में जाएगा तो ये क्या करेगा, इसमें सिर दर्द हो गया, गले में दर्द होता है, हल्का बुखार होता है 2 से 10 दिन तक, ये इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं इस रोग के। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, रोगी को घाव के स्थान पर ज्यादा क्या होगा, वहां पर एक तरह से चिलमिलाहट होती है ना, धीरे धीरे वो शोर करने लगता है, तेज व ठंडी हवा के प्रति वो ऐसे रिस्पॉन्स करेगा कि बाहर ही नहीं आना चाहता। और ये सब चीजें करते करते अंततः उसकी जब रोग एक चरम सीमा पे पहुंच जाएगा तो वो क्या होता है, उससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है ना भाई। चलिए, हाँ सियार की वजह से भी, सियार के काटने से भी होता है। उन सब में क्या पाया जाता है, तो बताएंगे कि सब में पाया जाता है। हाँ, सियार अलग नहीं होता है भैया, सियार पागल सियार की बात हो रही है। चलो, कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, इन सब में ये रेबीज वायरस पाया जाता है और ये बॉडी में जाएगा। तो इसी की वजह से हाइड्रोफोबिया, जिसको फियर ऑफ वाटर कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया को कहा जाता है फियर ऑफ वाटर। ठीक है, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगता है ना, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज्ड बाई, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा। भोपाल गैस त्रासदी किसकी वजह से हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेथिल आइसोसाइनाइड की वजह से, बी ऑप्शन है मेथिल ब्रोमाइड की वजह से, सी ऑप्शन है डाई मेथिल सल्फाइड की वजह से, या फिर मेथिल क्लोराइड की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए जल्दी से बता दीजिए। ठीक है,
हाँ, सियार वही है जो रात में चिल्लाता है ना। चलो, भोपाल गैस त्रासदी, इसमें कौन सा एक कौन सा एक क्या है दुर्घटना इसमें मेन बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये बताएंगे इसमें क्या है, मेथिल आइसोसाइनाइड जो कि एक विषैली गैस थी, इसके रिसाव के कारण वहाँ का पूरा वायुमंडल प्रदूषित हुआ था और वहाँ पर हजारों की संख्या में, है ना, क्या बताएंगे, हजारों की संख्या में वहाँ पर बताएंगे कि लोगों की डेथ हुई थी। चलिए, अच्छा, एक एक मिनट रुक जाइए आप लोग बस। हेलो। चलिए भाई, हाँ, तो यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ था, है ना भाई। चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड, इसके रिसाव के कारण आपको पता है कि ये दुर्घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, है ना, बहुत सारे क्या हैं, कई हजार लोग भी मरे थे और जानवरों की तो गिनती ही नहीं हुई थी। क्यों भाई। चलो, आगे बढ़ते हैं। और ये पता है, ये इतना ज़्यादा क्या है, इतना ज़्यादा इसका प्रभाव हुआ है कि इस गैस से जो वातावरण में प्रदूषण हुआ है उसका भरपूर्ति स्वयं प्रकृति भी नहीं कर पा रही है ना, क्योंकि इतनी जहरीली गैस होती है ये। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ए प्लांट बीइंग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट बीइंग ईटन बाय ए हर्बीवोर्स विच इज टर्न इज ईटेड बाय ए कार्निवोर्स मेक। क्वेश्चन दिया है कि पौधे को खाने वाले शाकाहारी तथा इसे खाने वाले मांसाहारी निम्न श्रृंखला बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। चलो आ जाओ बिना देरी के, ठीक है। आपस में आप लोग ऐसे बातें करने लगते हो जैसे मैम थोड़ा सा साइड हुई तो मैम को बिल्कुल ही साइड करके एकदम बतियाने लगते हो, है ना। चलो, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, क्या बनाते हैं ये, फूड चेन बनाते हैं, ऑमनीवोर्स होते हैं, फूड वेब बनाते हैं, या फिर क्या है, इंटरडिपेंडेंस बनाते हैं। कहा है कि पौधों को खाने वाले शाकाहारी तथा इसे खाने वाले मांसाहारी कौन सी श्रृंखला बनाते हैं, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। चलिए भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बताएंगे ये क्या बनाते हैं, पौधों को खाने वाले शाकाहारी तथा इसे खाने वाले मांसाहारी कौन सा क्या बनाते हैं, बिल्कुल, तो ये बताएंगे। ये एक मिनट, आप मेरा फ़ोन ले लीजिए इस पे, सॉरी।
ठीक है भाई। हाँ, तो ये क्या बताएंगे, ये कहलाते हैं क्या, फूड चेन। ठीक है, ये क्या क्या बनाते हैं, तो ये फूड चेन बनाते हैं। ठीक है, फूड चेन बनाते हैं। चलो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉमनली लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। निम्न में से कौन सा ऐसा जीवाणु है जो सामान्यतः मानव की आंत में रहता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है कॉर्नी बैक्टीरियम, बी ऑप्शन है एशेरिशिया कोलाई, सी ऑप्शन है वाइब्रियो कोलेरा, या फिर वैसिलस सबटिलस। इनमें से बताना है। नो वॉइस मैम जी। अरे मैम जी की वॉइस आ रही है भाई। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो आ रही है वॉइस। इनमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉमनली फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा परजीवी है, जीवाणु है, जो सामान्यतः देखने को मिलता है। जल्दी से बताएंगे। ठीक है, कौन मिलता है, बिल्कुल, तो यहाँ पर बताएंगे ये है एशेरिशिया कोलाई, है ना, एशेरिशिया कोलाई। चलो ये है क्या, एशेरिशिया कोलाई, जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है, तो बताएंगे कि ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। 34 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, 34। क्लियर है। चलो वाइब्रियो कॉलेरी से कौन सा डिसीज होता है, वाइब्रियो कॉलेरी से कॉलेरा होता है ना, कॉलेरा नामक डिसीज होती है। कॉर्नी बैक्टीरियम से बताएंगे डिप्थीरिया रोग होता है। और वैसिलस सबटिलस ये क्या है, ये डिसीज तो कॉज नहीं करते लेकिन फूड पॉइजनिंग वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे क्या है, फूड पॉइजनिंग होता है। ऐसे जीव होते हैं जो कि इनमें कह सकते हैं पॉइजन होता है। ठीक है, तो अगर ये किसी वजह से भोजन में चले गए तो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। पेनिसिलिन वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाई। अब यहाँ पर अभी जो आपने क्वेश्चन किया था, हमने क्वेश्चन किया था एंटीबायोटिक के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेनिसिलिन सबसे पहले आइसोलेटेड की गई है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लीवेनहॉक के द्वारा, बी ऑप्शन है वॉक्समैन के द्वारा, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, या फिर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। चलिए अच्छा, ठीक है। तो हाँ, पेनिसिलिन के लिए पूछा है वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाई। चलो भाई अच्छा, यहाँ पर बताएंगे सर्वप्रथम पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो बिल्कुल ये की गई थी किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब टाइम नहीं लगेगा। चलो भाई
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड इन, क्रेंज एनाटॉमी कहाँ पर देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया है सक्सेलेंट प्लांट में, बी ऑप्शन है C4 प्लांट में, C4 कर लीजिए, C3 कर लीजिए, ये C3 प्लांट हो गया, ठीक है, C4 प्लांट, C3 प्लांट में, या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि क्रेंज एनाटॉमी कहाँ पर देखने को मिलती है, तो बिल्कुल ये बताएंगे कहाँ पर, C4 प्लांट में देखने को मिलती है। क्यों भाई, कहाँ पर? C4 प्लांट्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिड रेन इज कॉज्ड बाई, एसिड रेन किसकी वजह से होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, एसिड रेन किसकी वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन की वजह से, मीथेन की वजह से, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से? चलो भाई जल्दी से बताएंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो जब वायु प्रदूषण में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो इसी के साथ वाटर क्या करेगा, जब पानी बरसेगा और वाटर मिलकर क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में H2SO4 का निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ना, इसमें HNO3 का निर्माण होता है, HNO3 का, और ये जब क्या है वातावरण में देखते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, हानिकारक होता है बॉडी के लिए। जो पहली और दूसरी तीसरी वर्षा होती है, इसीलिए कहा जाता है कि उसमें भीगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ये आपको देखने को मिलेगा कि ये वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, तो क्या H2SO4 और HNO3 का निर्माण कर लेते हैं, और यही क्या है, तो ये घातक होता है ना। अगर ये शरीर पर पड़ेगा तो जलन होगी, है ना, स्किन डिसीज हो जाती है, इसकी वजह से कई सारे कैंसर भी हो सकते हैं, उसके अलावा स्किन बर्न भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है, सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बताएंगे, एसिड रेन के लिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल आयरन इन्वॉल्व इन एस्टोमेटल रेगुलेशन इज, एस्टोमेटीय नियमन के लिए निम्न में से धातु कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? चलो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है आयरन, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, या फिर पोटेशियम। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टोमेटीय रेगुलेशन के लिए इनमें से कौन सा एक ऐसा आयन है जो कि जरूरी है? हाँ हाँ बिल्कुल, ताजमहल में भी इसी एसिड रेन का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें कंटिन्यू जब पड़ रहा होता है तो उसकी जो वॉल है, वो बाहर वाला जो लेयर है वो क्या है, पीला पड़ता जा रहा है इसी वजह से। और भी कई सारे रीज़न होते हैं, खैर प्रदूषण का भी प्रभाव पड़ता है ना, और भी बाकी सारे रीज़न होते हैं, लेकिन एक ये रीज़न भी होता है कि क्या है, एसिड रेन की वजह से ये देखने को मिलता है। चलो, इंस्ट्रूमेंटल रेगुलेशन के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होता है पोटेशियम। ठीक है, कौन सा आयन बताएंगे? पोटेशियम। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्री सोइंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ सीड इज नोन एज, बोने से पूर्व कम तापीय बीजों की अभिक्रिया क्या कहलाती है? चलो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इसको कहा जाता है स्केरिफिकेशन कहते हैं, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, सी ऑप्शन है वर्नलाइजेशन कहा जाता है, या फिर एब्सिशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्री सोइंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ सीड इज नोन एज, बोने से पूर्व कम तापीय बीजों की जो अभिक्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? प्री ग्रोइंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ सीड इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? बहुत अच्छे, तो इसको क्या कहा जाता है? वर्नलाइजेशन के नाम से जाना जाता है ना भाई। क्या कहला जाता है? वसंतीकरण, इसी को कहा जाता है वर्नलाइजेशन। ऑप्शन
सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टेरेसिंग इज ए इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन। वेदिकाकरण मृदा संरक्षण की एक प्रभावी क्रिया विधि है कहाँ के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेजर्ट एरिया के लिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। बी ऑप्शन है आपका हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्रों में। सी ऑप्शन है प्लेन एरिया के लिए, या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए बताएंगे जल्दी से। वेदिकाकरण मृदा संरक्षण की प्रभावी विधि है जो कि कहां पर यूज होती है? ठीक है, तो ये यूज होता है पहाड़ों में। ठीक है, हिली एरिया में, पहाड़ों में यूज होता है, जहां पर क्या है, पहाड़ों से चूंकि बहुत तेजी से पानी नीचे आता है तो वो पानी को रोक कर क्या करते हैं, मिट्टी को संरक्षित करते हैं और उसी में कह सकते हैं फसलों का भी उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है रिबिलोज बाइफॉस्फेट। बी ऑप्शन है डाइफॉस्फोग्लिसरेलिक एसिड। सी ऑप्शन है फॉस्फोग्लिसरेलिक एसिड, या फिर ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए जल्दी से बताइए भाई। तो यहाँ पर क्या होता है बताएंगे। ये होता है क्या, फॉस्फोग्लिसरेलिक एसिड, पीजीए जिसको कहा जाता है ना, 3 पागल पढ़ते हैं ना। चलो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी होगा भाई, ऑप्शन सी डाइफॉस्फेट एसिड, ये नहीं होगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पीजीए बनता है ना, इसमें पीजीए ये पढ़ते हैं ना आप, यही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क ऑफ कॉमर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। व्यापारिक कॉर्क व्युत्पन्न होती है किससे निकाली जाती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है फेलोजन से, बी ऑप्शन वेस्कुलर कैम्बियम से, सी ऑप्शन फ्लोएम से, या फिर जाइलम का पार्ट होता है। चलो भाई, बहुत सारे पौधों में क्या होता है, कॉर्क का उपयोग किया जाता है। चलो भाई, क्यों कंफ्यूज हो रही हैं नेहा जी आप? सबके चक्कर में पड़ेंगी तो क्या होगा, अपना चक्कर भूल जाएंगी। तो अपने चक्कर में रहिए, सबके चक्कर में मत पड़िए। चलो अच्छा, व्यापारिक कॉर्क, जो कॉमर्शियल कॉर्क है वो किससे निकाली जाती है? तो ये फेलोजन से निकाली जाती है। क्यों भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, फेलोजन। बिल्कुल, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में, व्हेन स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इट इज नोन एज। कह रहा है तना जब हरित पर्णी संरचना में परिवर्तित हो जाता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको फिल्ले क्लेड कहा जाता है, फिल्लोड कहा जाता है, बल्बिल कहा जाता है, या फिर टेंड्रिल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। तना जब क्या होता है, हरित संरचना में मेन ये चक्कर ही तो चक्कर है, तो चक्कर में मत पड़िए, किसी के चक्कर में मत आइए ना आप। चलो भाई जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा व्हेन स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? मरुस्थलीय पौधों में आपको ऐसा देखने को मिलता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर ये स्टेम क्या होता है, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है पत्ती लाइक संरचना में, और यही श्वसन के लिए भी काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है ना। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फिल्लोक्लेड। क्यों भाई, फिल्लो क्लेड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रूट्स डेवलपिंग फॉर्म ए सुपीरियर बाइकार्पलरी ओवरी विथ 2 पैराइटल प्लेसेंटा आर। वह फल जो एक ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडपी अंडाशय जिसमें से 2 भित्तीय
विषांड हो उससे विकसित होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ये फॉलिकल कहलाता है, बी ऑप्शन है कैप्सूल कहलाता है, सी ऑप्शन सिलिकुआ कहलाता है, या फिर पॉड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, चलो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए बताएंगे जल्दी से। वह फल जो कि क्या है, किससे डेवलप हो रहा है? ए सुपीरियर बाई कार्पलरी ओवरी विथ टू पैराइटल प्लेसेंटा। तो ऐसे फल को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। ये कौन सा फल होता है? ये फल होता है सिलिकुआ। क्यों भाई सिलिकुआ? बिल्कुल, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, सिलिकुआ फल कहलाएगा ये, ऑप्शन सी। सिलिकुआ ब्रेसिकेसी या मस्टर्ड फैमिली में आपको देखने को मिलता है। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रेनिकल इज कैस्टर सीड इज। एरंड के बीज में जो बीज चोल होता है, बाहर वाला जो आवरण होता है, उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है द माइक्रोपाइलर आउटग्रोथ ऑफ इंटेगुमेंट, बी ऑप्शन है द एंडोस्पर्म, सी ऑप्शन है सील्ड शेप कॉटिलेडन, या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेफी का विस्तार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए बताएंगे फटाफट से। अरंडी के बीज में जो बाहर वाला आवरण होता है वो क्या होता है, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? एंडोस्पर्म तो नहीं होता है भैया, जो भी एंडोस्पर्म बता रहे हैं एंडोस्पर्म नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये होता है माइक्रोपाइलर आउटग्रोथ ऑफ इंटेगुमेंट का। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इंटेगुमेंट का आउटग्रोथ होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अगला क्वेश्चन है सिनजिनेसियस स्टेमेंस आर फाउंड इन द फैमिली। सिनजिनेसियस कंडीशन कहाँ पर देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है कंपोजिटी फैमिली में, बी ऑप्शन रूबिएसी फैमिली में, सी ऑप्शन है रोजेसी फैमिली में, या फिर मिट्रेसी फैमिली में। चलिए भाई, सिनजिनेसियस स्टेमेंस कहाँ पर देखने को मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 के लिए जल्दी से बताएंगे, सिनजिनेसियस कंडीशन कहाँ पर देखने को मिलती है? इस कंडीशन में आप देखते हो कि सभी जो स्टेमिन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कि बात कर लें कंपोजिटिव फैमिली में, सूरजमुखी हो गया, सूरजमुखी में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैरीगोल्ड, गेंदे में भी आपको देखने को मिलता है। एस्ट्रेसी फैमिली, या इसी को क्या कहा जाता है? कंपोजिटिव फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैमिटोसाइट्स ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन। मलेरियल परजीवी के गैमिटोसाइट्स कहाँ पर बनते हैं? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है स्टमक ऑफ मेल एनाफ्लीज, मेल एनाफ्लीज के स्टमक में बनते हैं। बी ऑप्शन है ब्लड ऑफ मैन में बनते हैं, सी ऑप्शन है स्टमक ऑफ फीमेल एनाफ्लीज, या फिर सलाइवरी ग्लैंड ऑफ एनाफ्लीज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 47 जल्दी से बताएंगे। मलेरियल पैरासाइट में जो गैमिटोसाइट कंडीशन होती है वो कहाँ पर बनती है? ठीक है, गैमिटोसाइट कंडीशन पूछा है बेटा, ध्यान रखिए। ऑप्शन डी जो भी बता रहे हैं, गैमिटोसाइट कंडीशन हमने देखा अभी, ये ब्लड में बनता है, मनुष्य के ब्लड में बनता है ना भाई। कहाँ पर? गैमिटोसिटिक कंडीशन, ये बी हो जाएगा यहाँ पर, ब्लड ऑफ मैन में, मनुष्य के रक्त में गैमिटोसाइट कंडीशन देखने को मिलती है मलेरियल पैरासाइट की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स इज आर, ग्लाइकोकैलेक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मेजर काइलेसिस इन किडनी एंड सिक्रीट ग्लाइकोजन। ठीक है, ये ग्लाइकोजन है।
चलिए दिया है मेजर कैलेसिस होते हैं जो कि ग्लाइकोसन का सिक्रीशन करते हैं। बी ऑप्शन है ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर प्लाज्मा लेमा, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो प्लाज्मा लेमा के चारों तरफ पाई जाती है। सी ऑप्शन दिया है ए स्टेप इन प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड डी ऑप्शन दिया है ए स्ट्रक्चर रिलेटेड विथ न्यूक्लियस। चलिए ग्लाइकोकैलेक्स कहाँ पर देखने को मिलता है, पढ़े हैं बहुत बार, है ना। ग्लाइकोकैलेक्स पॉली प्रोटीन पॉलीसेकेराइड होता है और ये कुछ जीवाणुओं में या दूसरी कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। क्यों भाई, कहाँ पर कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, तो बताएंगे कि ये बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलता है और क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का निर्माण करता है। क्यों भाई, प्रोटेक्टिव कवरिंग का निर्माण करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड एज, घरेलू मक्खी का लार्वा इनमें से कौन सा है, निम्फ है, इमेगो है, मैगट है या फिर टम्बलर है। ये क्वेश्चन तो बहुत पढ़े होंगे। कंफ्यूज्ड, क्यों भैया क्यों कंफ्यूज्ड हैं। चलिए भाई, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, अंडे से निकला लार्वा लगभग 2 मिलीमीटर के आसपास लंबा होता है, सफ़ेद होता है ना, सॉफ्ट टाइप का, और इसमें कोई भी फुट नहीं पाए जाते, कोई भी पैर नहीं पाए जाते। इसे सूड़ी कहा जाता है, सूड़ी जैसी या मैगट कहा जाता है ना। आगे पतला होता है और पीछे मोटा होता है, और बाहर कहेंगे, बाहर क्यूटिकल का क्या होगा, तो क्यूटिकल का आवरण होता है, ये कहलाता है मैगॉट। सूड़ी जैसा ऐसा कुछ दिखाई देता है ना, पतला सा, मैगॉट। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल फॉर्मूला ऑफ 4 लिम्स इन फ्रॉग इज, 4 लिम्स में बताना है, फ्रॉग के 4 लिम्स का डिजिटल फॉर्मूला बताना है। 02233 होता है, 03233 होता है, 02333 होता है या फिर 0332223 होता है। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए मेढक के 4 लिम्स में बताना है, जल्दी से। मेढक के 4 लिम्स में पूछा है, जो उंगलियां होती हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है। उंगलियां कैसी होती हैं, तो ये होता है 02233, 02233 याद कर लीजिए, ठीक है। 02233 होता है, 4 लिम्स में ऐसा होता है, ठीक है। अब हिंड लिम्स की बात करें, अगर हिंड लिम्स में, हिंड लिम्ब में बताइए, ठीक है, हिंड लिम्ब में बताएंगे तो ये होता है 22343, 22343 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, हिंड लिम्ब में होता है कितना, तो बताएंगे कि 22343 हिंड लिम्ब में, और 4 लिम्ब में होता है 02233। क्लियर, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा आपका। 49 नहीं, 50 के लिए बताना है। 49 हो गया, 50 के लिए बताना है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकॉन्डाइलिक मेम्ब्रेनस टूथलेस स्केल इज फाउंड इन, मोनोकॉन्डाइलिक मतलब वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, ठीक है। मेम्ब्रेनस होती है और टूथलेस होती है, दांत नहीं पाए जाते हैं। किस में देखने को मिलती है, वेरेनस में, फ्रॉग में, पिजन में या फिर मैन में। चलो भाई, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। जिसमें क्या है, टीथ नहीं पाई जाती है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल अपनी पूरी गर्दन को क्या करता है, ऐसे पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है ये, है ना। जैसे कि उल्लू की बात करते हो, कबूतर, पक्षियों में ज़्यादातर होता है ना भाई, पक्षियों में ये आपको देखने को मिलेगा। कबूतर हो जाएगा यहाँ पर। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, तो बताएंगे कि कबूतर में देखने को मिलती है। क्लियर है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। और इसमें ऑब्वियस सी बात है, टीथ में ऐसे कहेंगे क्या होता है, ऐसी स्कल होती है। चलो कबूतर बनेगा तो नहीं, हमसे कोशिश करते हैं कबूतर बनाने का, ऐसा होता है। चलो हमारा कबूतर क्या है, कबूतर लग रहा है,
चलो, तो ये बताएंगे कि इनकी जो स्कल होती है ये पूरा ऐसे 360 डिग्री ऐसे रोटेट कर सकता है ना भाई, 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। बीक होती है, चोंच होती है, तो चोंच में दांत तो वैसे भी नहीं होते हैं, है ना। चलो मुर्गा लग रहा है मैम, कोई बात नहीं, मुर्गा लग रहा है, क्या लग रहा है। चलो, तो यहाँ पर बताएंगे कि आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, फ्रॉग में देखने को लग रहा है। हाँ चलो, मुर्गा ही लग रहा है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौवा लग रहा है, मुर्गा लग रहा है, हाँ जो बनाया है उसके अलावा सब लगेगा, है ना, जो बनाया है उसके अलावा सब लगेगा। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 8 क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग कनेक्ट्स द ब्रेन। मेढक की 8वीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को किस अंग से जोड़ती है। चलिए भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है नोज से, बी ऑप्शन ईयर से, सी ऑप्शन टंग से, या फिर फेरिंग्स से। चलो जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 52 के लिए जल्दी से बताइए, ठीक है। सर की क्लास है 1 बजे से, सर आ चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। ठीक भाई, जल्दी से बताओ। 8 क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग कनेक्ट्स द ब्रेन टू। मेढक की 8वीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को किस अंग से जोड़ती है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, क्वेश्चन नंबर 52 के लिए फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, तो ये 8वीं जो क्रेनियल नर्व होती है वो किससे जोड़ती है, ईयर को जोड़ती है ना, ईयर को जोड़ने का काम करती है, कान को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैजलेटेड सेल इन स्पंज आर कॉल्ड एज। स्पंज में जो फ्लैजलेटेड सेल होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है पिनेकोसाइट्स, बी ऑप्शन क्वाइनोसाइट्स, सी ऑप्शन है पोरोसाइट्स, या फिर थीजोसाइट्स कहलाती हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 53 के लिए बताएंगे। स्पंजेस में जो फ्लैजलेटेड सेल होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। फ्लैजलेटेड सेल आर नोन एज क्वाइनोसाइट सेल्स, जो कि आपको स्पंजेस में देखने को मिलती हैं। क्यों भाई, क्वाइनोसाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग। मेढक में हृदय धड़कन कितनी होती है, हृदय धड़कन की दर जो होती है वो कितनी होती है। मनुष्यों में आप पढ़ते हो, है ना, 72 से 75 बार हमें देखने को मिलता है, 72 से 75 बार आप पढ़ते हो, आपसे पूछा है मेढक के लिए। चलिए भाई, मेढक के लिए पूछा है 64 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट, 75 टाइम्स पर मिनट, या फिर 50 टाइम्स पर मिनट पूछा है। जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। मेढक में हृदय धड़कन की दर कितनी होती है। चलो भाई जल्दी से बताएंगे। तो मेढक में होती है लगभग कहेंगे 64 के आसपास होती है, ठीक है, 64 टाइम्स पर मिनट होती है। एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में बताएंगे, अगर मेल वैसे बात करें मनुष्यों में, है ना, तो एडल्ट में होता है लगभग, ध्यान रखेंगे, एडल्ट में, ह्यूमन में बात कर रहे हैं, ह्यूमन एडल्ट में कितना होता है, 72 टाइम्स पर मिनट होता है ना, 72 टाइम्स पर मिनट होता है। यही अगर बच्चों में बात करें, बच्चों में तेज होती है धड़कन, है ना। चिल्ड्रन में अगर बात करें, चिल्ड्रन में अगर बात करें तो ये लगभग 120 होता है, 120 टाइम्स पर मिनट होता है, ठीक है। वहीं अगर वृद्ध लोगों में बात करें, है ना, ओल्ड लोगों में बात करें तो इनमें कम हो जाता है, 60 के आसपास हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, या फीटस होता है, जो बच्चा होता है, फीटस, ठीक है, फीटस की अगर बात करें, जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है, उसमें और तेज होती है, 150 के आसपास होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, 150 के आसपास होती है जो फीटस होता है। माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसमें लगभग 150 बार पर मिनट होती है। क्लियर है। चलिए भाई, तो यहाँ पर आपसे हार्ट रेट पूछा था फ्रॉग के लिए, तो बता देंगे 64 टाइम्स पर मिनट के आधार पर बताएंगे। हाँ चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम फॉर। पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है स्यूडोसील कहलाती है,
बी ऑप्शन है आपका सीलोम कहलाती है, सी ऑप्शन है स्पॉन्जियोसील कहलाती है, या यही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, फटाफट से बताएंगे। पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पंजस में पाई जाती है ना, स्पॉन्जियोसील कैविटी कहलाती है, स्पंजस में पाई जाती है। क्लियर है? स्पंजस जिनको कहा जाता है पोरीफेरा के मैमल्स, सॉरी पोरीफेरा के एनिमल्स कहलाते हैं। सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक एक सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, चलो तो स्पॉन्जियोसील को ही क्या कहा जाता है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज ए बायोलुमिनेंस, इनमें से कौन सा एक बायोलुमिनेंस को शो करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है फाइसेलिया, बी ऑप्शन कटल फिश, सी ऑप्शन है जेली फिश, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए फटाफट से बताएंगे। चलो भाई, किसमें आपको देखने को मिलता है बायोलुमिनेंस? ठीक है, बायोलुमिनेंस बताएंगे कहां पर आपको देखने को मिलता है। चलो भाई, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर बायोलुमिनेंस मैंने बताया आपको ऐसे जीवों में देखने को मिलता है जहां पर आप देखते हो कि इनमें एक विशेष रूप का रसायन निकलता है जो कि इनकी बॉडी को जलने में मदद करता है, और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कटल फिश। ठीक है, जिसको सीपिया कहा जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जेली फिश में नहीं होता बेटा, जेली फिश में नहीं होता। हाँ, जेली फिश में और फाइसेलिया में नहीं होता, यहाँ पर कटल फिश जिसको सीपिया कहा जाता है इसमें ये देखने को मिलता है। ठीक है भाई, कटल फिश। चलिए, उसके अलावा आप बायोलुमिनेंस टीनोफोरा के मेंबर्स में पढ़ते हो, जिनको क्या कहा जाता है? तो टीनोफोरा के मेंबर्स में आप पढ़ते हो, कहेंगे कि जिनको वॉलनट्स के नाम पे सॉरी वॉलनट्स, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? समुद्री अखरोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज, अर्थवर्म में, केचुए में जो ब्लड पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन हीमोसाइनिन होता है, हेमिन होता है, या फिर साइनिन होता है। चलो अर्थवर्म में बताना है, अर्थवर्म में, अर्थवर्म में बताना है जल्दी से। अर्थवर्म में जो जो पिगमेंट पाया जाता है, ब्लड पिगमेंट, वो कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे। केचुए में जो ब्लड पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? चलो भाई, तो अर्थवर्म में कौन सा पिगमेंट होता है ये बताएंगे। ये पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ही होता है इसमें भी। ठीक है, हीमोसाइनिन हरे वो ब्लू कलर का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। ठीक है भाई, बताएंगे हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। हीमोसाइनिन कहाँ पर होता है? ये कॉपर कंटेनिंग है ना? कैसा होता है? कॉपर कंटेनिंग, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर। और ये कहाँ पर पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ब्लू कलर पिगमेंट होता है, कहाँ पर पाया जाता है? फटाफट से बताओ। हीमोसाइनिन कहाँ पर पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, कॉकरोच वगैरह में पाया जाता है ना भाई? ये कहाँ पर पाया जाता है? कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट कॉकरोच वगैरह में पाया जाता है, सॉरी कॉकरोच या कह लीजिए कि आर्थ्रोपोडा के मेमल्स में, कीटों में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ कंपोजिटी आर, कंपोजिटी कुल में डिस्क फ्लोरेट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जाइगोमॉर्फिक एंड इपिगाइमस होते हैं, इपिगाइनस। बी ऑप्शन है जाइगोमॉर्फिक हाइपोगाइनस होते हैं, सी ऑप्शन है एक्टिनोमॉर्फिक एंड इपिगाइनस, या फिर एक्टिनोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 के लिए,
द डिस्क फ्लोरेट ऑफ कंपोजिटी आर, डिस्क फ्लोरेट ऑफ कंपोजिटी कैसे होते हैं? कंपोजिटी कुल में जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? जल्दी से बताएंगे। 58 के लिए, क्वेश्चन नंबर 58 के लिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, बहुत अच्छे। तो ये कैसे होते हैं? इपीगाइनस और एक्टिनोमॉर्फिक टाइप के होते हैं। क्यों भाई? इपीगाइनस और एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन इनमें देखने को मिलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीपल स्पेथिस, मल्टीपल स्पेडिक्स अराउंड मल्टीपल स्पेथिस अराउंड ए स्पेडिक्स आर फाउंड इन, निम्न में से किन पौधों में स्पेडिक्स बहुत से स्पेथ में पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्लांटेन में, बी ऑप्शन है मेज में, सी ऑप्शन है लिली में, या फिर जिंजर में, अदरक में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, हाँ तो ये कहाँ पर पाया जाता है? मक्के में, है ना, मेज में आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। चलो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाई, कोरल चट्टाने कौन से जीव बनाते हैं? कोरल रीफ्स आप पढ़ते हो, ठीक है। चलो किसके द्वारा बनते हैं ये? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोलस्कंस के द्वारा, बी ऑप्शन है इकाइनोडर्मेट्स के द्वारा, सी ऑप्शन है प्रोटोजोअन्स के द्वारा, या फिर सीलेंट्रेट्स के द्वारा। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। कोरल चट्टानों का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? बहुत बढ़िया, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। चलो तो ये हो जाता है क्या? सीलेंट्रेटा। क्यों भाई? सीलेंट्रेट्स के द्वारा ये आपको देखने को मिलता है, कोरल्स रीफ, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका खत्म होता है आज का सेशन। चलिए बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताया करिए। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो कैसी क्लास लगेगी आपको जरूर कमेंट करके बताना है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कल के ठीक 11 बजे सुबह के, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे, सभी लोग। सर देखिए कॉल आ रहा है। चलिए भाई ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। चलिए भाई विश्व प्रकाश जी, आप लोग कमेंट जरूर किया करो बेटा, कमेंट जरूर किया करिए कि क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। क्लास के बाद आप लोग सारे लोग कमेंट जरूर किया करिए। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर क्लास यहीं पर एंड करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अच्छा ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।